नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। हम सब पर ऊपर वाले की कृपा और अपने माता पिता का आशीर्वाद हम सबको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। दोस्तों मैं अनंत सोनी एक बार फिर से आपका इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आए। आज केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं। केंद्रक के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों वो पढ़ेंगे, गुणसूत्र पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैं आपके साथ इसी तरीके से मिलता रहूँगा और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दिया करिए और मैं पूरा कोशिश करूँगा इस पर अमल करने की। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बायोलॉजी में आज का टॉपिक है दोस्तों केंद्रक, जिसका नाम है केंद्रक। न्यूक्लियस होता क्या है दोस्तों, लेकिन ऐसा कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है कि केंद्रक अक्सर जो बहुत ज़्यादा डेवलप कोशिकाएं होती हैं मुख्यतः उन्हीं में पाई जाती हैं। अब डेवलप कोशिकाएं क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ। डेवलप्ड मतलब जो पूर्ण विकसित होती हैं, जो यूकैरियोटिक आपकी सेल होती हैं उसमें केंद्रक मुख्यतः पाया जाता है। और केंद्रक दोस्तों सपोज करिए ये आपका केंद्रक का हम इस छोटा सा चित्र बनाए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके का चित्र अक्सर हम केंद्रक के बारे में देख लिया करते हैं। और यह केंद्रक आपके कोशिका में होता है। ये आपका केंद्रक है, इस तरीके से ये दोस्तों केंद्रक बना हुआ है। और इसमें आपका केंद्रक के अंदर दोस्तों आपके आनुवांशिकता से संबंधित समस्त कार्य नियंत्रित किए जाते हैं। नियंत्रित करने के कारण बहुत से कार्य नियंत्रित किए जाते हैं इस केंद्रक में दोस्तों, इसीलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका, न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या इंफॉर्मेशन टाइप के वर्क होते हैं वो आपके केंद्रक में ही संपन्न किए जाते हैं। ये कहाँ किए जाते हैं दोस्तों? केंद्रक में ही संपन्न किए जाते हैं। तो आज का मुख्य टॉपिक हमारा सपोज करिए मान लीजिए केंद्रक ही है, हमें केंद्रक के ही चारों तरफ रहना है। अब केंद्रक का सबसे पहला खोज रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों किया था। केंद्रक की खोज किसने की थी दोस्तों? न्यूक्लियस की खोज, जो हमारे कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। क्योंकि जो कोशिका होती है दोस्तों, कोशिका दो पार्ट होते हैं कोशिका के, एक कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक होता है। एक कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रक होता है। इस दोनों को मिलाकर के जीव द्रव्य बोला जाता है। तो ये जिक्र हम पहले की क्लासों में कर चुके हैं, आप अपने पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों उस कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर के बना होता है कोशिका। ये हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रक की खोज कौन किया है दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक लगभग गोलाकार अंडाकार होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ यहाँ पर लिख दी है, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये लगभग हमने थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश किया हुआ है। ऐसे गोलाकार होते हैं। ये जो देखिए रास्ते होते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोल। ये है पोल, ये पोल है दोस्तों। इनसे क्या होता है, बाहर के जो कोशिका द्रव्य है और अंदर का जो द्रव्य है और इनसे कांटेक्ट बना रहता है। तो मतलब ये पोल के थ्रू ही कनेक्शन होता है अंदर की दुनिया से और बाहर की दुनिया से। केंद्रक के अंदर जो है उनका संबंध बाहर कोशिका द्रव्य के पार्ट से कैसे होता है? इसी पोल के थ्रू होता है दोस्तों। तो ये पोल हो गया दोस्तों। इस पर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े इसमें आपको राइबोसोम मिल जाएंगे, ऐसे लगे होते हैं। ये राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम होते हैं दोस्तों। और आपके केंद्रक में कई ऐसे जाल होते हैं। आपको हम एक मोटा मतलब एक हम आपको आउटलाइन दे रहे हैं। एक जाल है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन धागा, इसको बोलते हैं। और इस केंद्रक में भी एक बहुत ही घनत्व का नाम होता है केंद्रिका, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये होता है केंद्रिका दोस्तों, इसको बोलते हैं केंद्रिका। यह केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। तो
आप ये देख लिए। अब ये देखिए जो इसमें भी द्रव्य भरा होता है, इसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। धागे होते हैं बहुत सारे, जिग-जैग वे में लगे होते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन धागा। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रक कला क्या होता है? मेम्ब्रेन का मतलब यही होता है कि आपका जिस प्रकार से मतलब आप प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं कोशिका में, कि कोशिका जो होता है हमारा वो प्लाज्मा झिल्ली, दोहरी टाइप की जो झिल्लियाँ होती हैं उससे हमारा चारों तरफ से ढका होता है। और ये झिल्ली क्या करती है, मतलब कोई भी पदार्थ का नियंत्रण, आना जाना जो भी हो रहा है उसका देख रेख इसी झिल्ली के माध्यम से होता है। उसी प्रकार से हमारा जो केंद्रक होता है दोस्तों, इसमें भी ये झिल्ली, दोहरी झिल्ली होती है। ये जो आउटर लेयर होता है केंद्रक का, इसी को बोलते हैं केंद्रक कला दोस्तों। केंद्रक के चारों ओर का आवरण होता है केंद्रक कला। दोहरी झिल्ली होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है दोस्तों? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है यह केंद्रक की जो झिल्ली होती है। और केंद्रक के जो चारों ओर का आवरण होता है, और ये लगभग प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला नहीं होता है, मतलब ये आपको मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रक द्रव्य। द्रव्य का मतलब देखिए, केंद्रक के अंदर एक द्रव्य होता है, तरल पदार्थ होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं द्रव्य। अब ये जो द्रव्य है दोस्तों, ये द्रव्य के अंदर केंद्रक के कई पार्ट होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसी द्रव्य के अंदर आपको आरएनए, इसी में राइबोसोम, इसी में केंद्रिका, इसी में क्रोमेटिन धागा, ये सभी द्रव्य में ही आपको मिलेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर एक आधार प्रदान कर रहा है। किसको? आरएनए को, राइबोसोम को, केंद्रिका को, क्रोमेटिन धागा को। यह पारदर्शी होता है दोस्तों, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। यह कोलाइड तरल होता है दोस्तों। इसमें आरएनए, राइबोसोम, केंद्रिका और क्रोमेटिन धागा इसी में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं जो सबसे डेंस पार्ट है, थोड़ा सा डेंस पार्ट है, जिसका नाम है केंद्रिका न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस आपको जो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, इन तीन चीज से मिलकर के बना होता है दोस्तों केंद्रिका। और ये थोड़ा सा डेंस होता है, और ये आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि केंद्रिका जो होती है, ये सेल डिवीजन जब होता है दोस्तों, आपको बता दें, लिखे तो नहीं हम, सेल डिवीजन जब होता है दोस्तों, उस समय ये केंद्रिका गायब हो जाती है, और जब सेल डिवीजन के बाद फिर से अपने को रीजनरेट कर लेते हैं। ये केंद्रिका का काम था। अब नेक्स्ट है क्रोमेटिन धागा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रोमेटिन धागा से ही आपका गुणसूत्र, और गुणसूत्र ही हमारे आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होता है दोस्तों। तो क्रोमेटिन धागा से क्या होता है? क्रोमेटिन धागा, यह कई धागे मिले होते हैं इसमें, इस केंद्रक में कई धागे आपको देखने को मिलेंगे, और मिलकर के जाल बनाए होते हैं। ये सब मिलकर के दोस्तों जाल बनाए होते हैं। और ये जो जाल टाइप के होते हैं दोस्तों, ये जाल जब कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, तो उस समय ये जाल पृथक होकर के, ये जाल आपस में पृथक हो जाते हैं, और पृथक होकर के सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ करके ये आप धागे जो होते हैं, ये जाल होते हैं, ये जाल आपस में बहुत घने होते हैं, और जब कोशिका का विभाजन होता है तो धागे पृथक होकर के, सिकुड़ करके छोटे व मोटे हो जाते हैं, छोटे व मोटे हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहने लगते हैं दोस्तों। तो फिर से एक बार देख लीजिए, गुणसूत्र का निर्माण इसी क्रोमेटिन धागा से होता है दोस्तों। क्रोमेटिन धागा जब कोशिका विभाजन होता है, उसी के दौरान यह टूटते हैं, और ये टूट करके सिकुड़ते हैं और मोटे हो जाते हैं, जिसके द्वारा जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र क्रोमेटिन धागा से ही बनते हैं। नेक्स्ट, जब गुणसूत्र वर्ड आ गया है तो अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्रक में ही आपको गुणसूत्र की क्वालिटी मिलेगी। मतलब केंद्रक आपका इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप हमारे जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का जो वाहक होते हैं, वो भी किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? केंद्रक के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क होते हैं, जीन जो होते हैं, वो भी आपको केंद्रक के द्वारा ही आपको देखने को मिलेंगे, इसका नियंत्रण। तो केंद्रक में आपका गुणसूत्र हो गया, डीएनए हो गया, और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं वो केंद्रक के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं दोस्तों। अब आइए हम बात करते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं, आनुवंशिक लक्षणों का वाहक,
कौन होता है दोस्तों? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र हमारे आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है और गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्गर ने खोज की थी दोस्तों। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की संज्ञा दी, वाल्डेयर ने क्रोमोसोम की संज्ञा दी और स्ट्रासबर्गर ने खोज किया था, गुणसूत्र की खोज किया था। गुणसूत्र आपको मैट्रिक्स और डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। गुणसूत्र का फिगर जैसे लगभग आपको ऐसे देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा सिकुड़ा होता है, फिर यहाँ पर आपको ऐसे होता है, फिर सिकुड़ा होता है, फिर होता है। तो मतलब दो ठो संकुचन आपको देखने को मिलेंगे प्राथमिक और द्वितीयक गुणसूत्र में। इसी के अंदर आपको डीएनए होते हैं, इसी के अंदर तरल पदार्थ होते हैं इसके अंदर। तो जो मैट्रिक्स होते हैं आपके, मैट्रिक्स का मतलब जो तरल पदार्थ हैं जिसमें होता है, मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स होता क्या है, क्योंकि आपको गुणसूत्र के अंदर मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब एक तरल पदार्थ मिलेगा और डीएनए मिलेगा। जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ में धागे के अनुसार, धागे के मतलब लगभग समझिए धागे की तरह क्रोमेटिन होता है और यह क्रोमेटिन आपको डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है दोस्तों। आपका हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है और डीएनए हम सभी जानते हैं, सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? डीएनए के द्वारा ही दोस्तों होता है। तो दोस्तों गुणसूत्र के बाद डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब दोस्तों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का मतलब आप यही समझ लीजिए कि डीएनए में डीऑक्सी शर्करा होता है। मतलब कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सी शर्करा होती है। इसका बताने का एकमात्र उद्देश्य हमारा यही है कि अभी थोड़ा डीएनए पढ़ने के बाद जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो फिर हमें डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट करने के लिए ये मदद करेगा कि डीएनए में और आरएनए में किस टाइप के शर्करा होते हैं। तो दोस्तों डीएनए में डीऑक्सी टाइप के शर्करा होते हैं, डीऑक्सी शर्करा होते हैं। डीएनए का जो सबसे पहले एक मॉडल था, डीएनए का एक सबसे पहले जो मॉडल था वह 1953 में आप FHC क्रिक साहब ने और JD वाटसन ने मिलकर के दिया, जिसको हम अक्सर देखते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं। और इसके बाद डीएनए कैसा होता है, डीएनए के साइज कैसे होते हैं, डीएनए का बनावट कैसा है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सब का विश्लेषण करने के लिए इन दोनों साइंटिस्ट के साथ एक और साइंटिस्ट जुड़ गए थे जिनका नाम था विल्किंस साहब। तो विल्किंस, क्रिक और वाटसन को मिला करके संयुक्त रूप से 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला था दोस्तों इस डीएनए के एक्सरे विश्लेषण के लिए। डीएनए होता कैसे है आप देख सकते हैं। डीएनए में दो चैन होते हैं दोस्तों, दो चैन होते हैं और ये दोनों चैन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं। इस टाइप से आपको लगभग आप सपोज करिए डीएनए में दो चैन होते हैं, लगभग आप ये सपोज करिए ऐसे दो चैन होते हैं और ये दो जो चैन होते हैं, ये दोनों चैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं ये दोनों चैन, और ये दोनों चैन न्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होते हैं और इनके बीच एक डिस्टेंस होता है। ये सब माइक्रोन में होते हैं डिस्टेंस, और ये सब आपके एक्सरे विश्लेषण के द्वारा जब विल्किंस साहब मिल करके क्रिक और वाटसन के साथ मिल करके अध्ययन किया था तब इसका पता लगा था, इसलिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। और ये दो चैन होते हैं इसमें, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सब टूट भी जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको बता दें डीएनए दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं राइट हैंडेड जिसको बी डीएनए बोलते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंडेड जिसको जेड डीएनए होता है। राइट हैंडेड मतलब सपोज करिए एक जो होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, मतलब दक्षिणावर्त घूमते हैं, ऐसे एक एक्सिस के चारों तरफ दक्षिणावर्त घूमे हुए होते हैं, और एक वामावर्त घूमे होते हैं। इसी उनके चक्रण के अनुसार इनको दो प्रकार में डिवाइड किया गया है डीएनए को। तो आपको देखें कि इसमें दो टाइप के चैन होते हैं दोस्तों। कभी कभी एक चैन भी होते हैं डीएनए में, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होते हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में आरएनए का बड़ा योगदान है। और अब हम आपको थोड़ा
आरएनए और डीएनए लगभग आपको लगते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए हम आपको बता दें, आरएनए में मतलब शर्करा राइबो होता है, इसमें शर्करा डीऑक्सी राइबो होता है डीएनए में, और डीएनए आपको केंद्रक में ही मिलेंगे और आरएनए साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में मिलेंगे और डीएनए मुख्य रूप से हमें केंद्रक में ही मिलते हैं। तो आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए सहायक होते हैं। आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आरआरएनए होते हैं, एक होते हैं टीआरएनए और एक होते हैं एमआरएनए। दोस्तों आरआरएनए जो होते हैं ये पूरे के पूरे कोशिका के जितने भी आरएनए होते हैं उस पूरे कोशिका के 75% आरआरएनए होता है। सबसे छोटे जो होते हैं टी टाइप के आरएनए होते हैं और 5 से 10% बहुत कम होते हैं एमआरएनए होते हैं। आरआरएनए, आर मतलब राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए ये कोशिका के कुल आरएनए का 75% सबसे अधिक होते हैं आरआरएनए। टी मतलब होता है स्थानांतरण, तो स्थानांतरण जो आरएनए होते हैं या ट्रांसफरेबल जो आरएनए होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। और एक होते हैं एमआरएनए, मैसेंजर टाइप के आरएनए जो होते हैं, संदेशवाहक जो आरएनए होते हैं वो 5 से 10% ही भाग होते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में, गुणसूत्र और केंद्रक के जितने भी पार्ट होते हैं केंद्रक के, चाहे वो केंद्रक कला हो, केंद्रक द्रव्य हो, केंद्रिका हो या क्रोमेटिन धागा हो, इन सब के बारे में हमने आज थोड़ी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस हमारे छोटे से प्रयास से कुछ सार्थक परिवर्तन जरूर हम लोग लाए होंगे और इस प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और अगर आपको लगा हो कि यहाँ हमने कुछ मेहनत किया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों।